गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग मैनेजर इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक्स ऑफ स्किल से रिलेटेड है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, मैं वो आपको बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स ऑफ अ स्केल आर कॉस्ट एडवांटेज रिप्ड बाय द कंपनीज व्हेन प्रोडक्शन बिकम्स एफिशिएंट। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या है? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एक कॉस्ट एडवांटेज है जो कि कंपनीज लेती हैं जब वो प्रोडक्शन एफिशिएंटली करती हैं। कंपनीज कैन अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड लोअरिंग कॉस्ट। कंपनी जो है अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव करने के लिए क्या करती हैं? प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं और कम से कम कॉस्ट को इंकर करती है। दिस हैपन्स बिकॉज कॉस्ट आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स। ये इसलिए होता है क्योंकि जो कॉस्ट है हमारी वो लार्ज नंबर ऑफ गुड्स के अंदर स्प्रेड हो रही होती है। कॉस्ट कैन बी बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। जो हमारी कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों होती हैं। The size of the business generally matter when it comes to economies of scale. The larger the business, the more the cost saving. जब हम अपने बिजनेस के साइज़ को देखते हैं तो जनरली ये मैटर करता है कि हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है। तो अगर हमारा बिजनेस लार्जर है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट सेविंग करनी होगी। इकोनॉमीज ऑफ द स्केल कैन बी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर बेस्ड ऑन मैनेजमेंट डिसीजंस वाइल एक्सटर्नल वंस हैव टू डू विथ आउटसाइड फैक्टर्स। इकोनॉमीज जो स्केल है हमारा वो इंटरनल और एक्सटर्नल है। अगर हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करें तो वो दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो हमारे मैनेजमेंट डिसीजंस पे बेस्ड है, और जो एक्सटर्नल है वो आउटसाइड फैक्टर्स से। तो हम समझते हैं पहले इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है। कि एज मैंशनड अबव देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंटरनल इकोनॉमीज आर बॉर्न फ्रॉम द विद इन द कंपनी एंड एक्सटर्नल वंस आर बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। हमने जैसे कि ऊपर समझा कि जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं वो दो तरीके के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कंपनी के अंदर होता है, एक्सटर्नल जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है उससे बेस्ड होता है। Internal economies of scale happen when a company cuts cost initially, so they are unique to that particular firm. अगर हम इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को देखें तो वो इसलिए होती है क्योंकि कंपनी क्या करती है, अपनी कॉस्टों को कट करती है। मतलब जितनी वो प्रोडक्शन में चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो सबसे कम की कॉस्ट को अचीव करती हैं। तो जो यूनिक, हम ये कहेंगे कि जो यूनिक चीज़ है जहाँ पे हम अपनी कॉस्ट सेविंग कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर फर्म के अंदर इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पार्ट है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो रिजल्ट है हमारे, कि जो हमारी कंपनी का जो साइज़ है वो कुछ डिसीजंस है हमारे फर्म मैनेजमेंट पे होता है। तो जो हमारी लार्ज कंपनीज़ हैं वो एबल होती हैं कि वो अपने इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल को अचीव कर सकें, साथ साथ अपनी कॉस्ट को कम कर सकें और अपने प्रोडक्शन लेवल्स को बढ़ा सकें। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हम जो रिसोर्सेज को ख़रीदते हैं वो बल्क में ख़रीदते हैं, क्योंकि वो पेटेंट होते हैं, उसमें कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजीज होती हैं और उससे क्या होता है, हमें ज़्यादा कैपिटल को एक्सेस करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। इसके बाद हम समझते हैं अब हमारे एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल को। तो अदर हैंड पे हम बता रहे हैं कि जो अचीवमेंट है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स का, मतलब जो हमारे कंपनी के एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स के बिहाफ पे मैं ये देखूँगा कि मेरी इंडस्ट्री को क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। तो ये जो है हमारे एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो किसी कंपनी के कंट्रोल कॉस्ट को आउन करते हैं, और वो ये अकर करते हैं कि हम अपनी कंपनी के अंदर हाईली स्किल्ड लेबर पूल, सब्सिडीज़, टैक्स रिडक्शन एंड पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर जैसी चीज़ों से अपनी कॉस्ट को कट डाउन करें और अपनी कंपनी को स्पेसिफिक इंडस्ट्री बनाएं। तो आप ये देखेंगे कि जितने भी हमने फैक्टर्स देखे कि हमें हाई स्किल लेबर्स चाहिए, सब्सिडीज़ मिलनी चाहिए, हमारे टैक्स रिडक्शन होने चाहिए, पार्टनरशिप होने चाहिए, जॉइंट वेंचर होने चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब हम अपनी कॉस्ट को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ करेंगे, जो कि कंपनी को इंडस्ट्री में स्पेसिफाई करेगी। तो हम कुछ लिमिट्स देख लेते हैं यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल की। मैनेजमेंट टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी हैव बीन फोकसिंग ऑन द लिमिट्स ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉर डिकेड्स। अगर हम मैनेजमेंट टेक्निक और टेक्नोलॉजी को देखें तो उनका जो फोकस होता है वो किसी इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिमिट्स पे होता है, जो कि हम बहुत पुराने टाइम से देख रहे हैं। सेटअप कॉस्ट आर लोअर ड्यू टू मोर फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी। जो हमारी सेटअप होती है कॉस्ट की, जब हम किसी कॉस्ट को सेटअप करते हैं तो वो बहुत लोअर होती है, उसमें हम फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं। इक्विपमेंट इज़ प्राइस्ड मोर क्लोजली टू द मैच प्रोडक्शन कैपेसिटी। और जो हमारे इक्विपमेंट्स की जो प्राइजेस होती हैं वो बहुत क्लोज होती हैं हमारे प्रोडक्शन से, कैपेसिटी से। इनेबलिंग स्मॉल प्रोड्यूसर सच एज स्टील, मिनी मिनी माइल्स
एंड क्राफ्ट ब्रूअर्स टू compete more easily। अगर हम देखें कि जो हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, जो स्टील मिल्स चलाते हैं या क्राफ्ट बियर्स है, वो एक दूसरे को compete बहुत इजीली कर लेते हैं। तीसरी क्या लिमिटेशन है? आउटसोर्सिंग फंक्शनल सर्विसेज मेक कॉस्ट मोर सिमिलर अक्रॉस बिजनेस ऑफ द वेरियस साइजेस। दीज फंक्शनल सर्विस इंक्लूड अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, ट्रेजरी, लीगल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो आउटसोर्सिंग फंक्शनल सर्विसेज हैं, उसके अंदर जो कॉस्ट होती है वो हमारी बहुत सिमिलर होती है हमारे बिजनेस के वेरियस साइजेस पे। तो जो हमारी फंक्शनल सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे अकाउंटिंग हो गई, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, मैन पावर मीन्स, मार्केटिंग हो गई, ट्रेजरी हो गई, लीगल हो गया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो हमारे फंक्शनल सर्विसेज हैं, इन पे जो कॉस्ट जो लगती है हमारी, जो इन कॉस्ट को हम इंकर करते हैं, वो बिजनेस के वेरियस साइजेस पे डिपेंड होते हैं। तो ये जो आउटसोर्सिंग है वो भी कॉस्ट को इंकर करती है। इसके बाद हम डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल को देख लेते हैं। हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में पढ़ा। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हैपन व्हेन अ कंपनी और बिजनेस ग्रो सो लार्ज दैट द कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कब होता है? जब कोई कंपनी या बिजनेस बहुत ज़्यादा लार्ज ग्रो करती है, बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो करती है, तो वो क्या करती है, जब वो धीरे धीरे ग्रो होने लगती है तो जो उसकी कॉस्ट है पर यूनिट की वो इंक्रीज होने लगती है। तो तब हमारा डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। इट टेक्स प्लेस व्हेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल नो लॉन्गर फंक्शन फॉर अ फर्म। ये तब प्लेस करता है जब हमारी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हैं वो फर्म के अंदर ज़्यादा टाइम तक वर्क नहीं कर पाते। तो विद दिस प्रिंसिपल रादर देन एक्सपेंसिंग कंटिन्यू डिक्रीजिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग आउटपुट। ये जो प्रिंसिपल है हमारे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल से रिलेटेड, उसके यहाँ पे जो एक्सपीरियंस हमने देखा वो ये क्या देखा कि जो हम अपनी कॉस्ट को डिक्रीज करके अपने आउटपुट को इंक्रीज करते हैं। लेकिन एक फर्म क्या देखती है कि हम अपनी इंक्रीज को कॉस्ट कर रहे हैं और आउटपुट को भी इंक्रीज कर रहे हैं। मीन्स वो आउटपुट को भी इंक्रीज करते हैं और अपनी कॉस्ट को भी इंक्रीज करते हैं। तो उससे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल किसी कंपनी में राइज होते हैं। इसके बाद हम टाइप्स देख लेते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की कौन कौन से टाइप्स हैं। Internal diseconomies of scale involve either technical constraints on the production process that the firm uses or organizational issues that increase cost or waste resources without any change to the physical production process। अगर हम टाइप्स की बात करें डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की, तो जो इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं सारे टेक्निकल कॉन्स्टेंट जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं किसी फर्म के, और वहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशनल इशूज़ जो कि इंक्रीज़ करते हैं कॉस्ट को, और जो भी वेस्ट रिसोर्सेज हैं उसके अंदर किसी भी तरीके का चेंज हमारे फिजिकल प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं होता है। तो अगर हम पहली बात करें जो हमारी टाइप है वो है टेक्निकल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। टेक्निकल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल इन्वॉल्व फिजिकल लिमिट्स ऑन हैंडलिंग एंड कंबाइनिंग इनपुट्स एंड गुड्स इन द प्रोसेस। टेक्निकल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल इन्वॉल्व करती हैं उन फिजिकल लिमिट्स को जो कि हम हैंडल करते हैं, कंबाइन करते हैं अपने इनपुट्स को और गुड्स को किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। दिस कैन इंक्लूड ओवर क्राउडिंग एंड मिस मैचेज बिटवीन द फिजिबल स्केल और स्पीड ऑफ द डिफरेंट इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। इसके अंदर बहुत तरीके के ओवर क्राउडिंग और मिसमैच इंक्लूड होते हैं जब हम फिजिबल स्केल और स्पीड को देखते हैं कि हमारे डिफरेंट इनपुट्स और प्रोसेस क्या है। एन ओवर क्राउडिंग इफेक्ट विद ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ्टन द लीडिंग कॉज ऑफ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो ओवर क्राउडिंग इफेक्ट है, मिसमैच जो इफेक्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा ओवर क्राउडिंग इफेक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए बहुत बड़ा लीडिंग कॉज है। तो ये जो हैपन होता है कंपनी के अंदर, वो तब हैपन होता है जब कंपनी बहुत जल्दी अपने आप को ग्रो करना चाहती है, बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को ग्रो करना चाहती है। तो जो थिंकिंग है यहाँ पे ऑनर की, वो ये अचीव करती है कि हम इकोनॉमिक स्केल को बहुत जल्दी अचीव कर लें। लेकिन हम एक एग्जांपल देखते हैं कि एक कंपनी जब अपनी पर यूनिट ऑफ कॉस्ट को रिड्यूस कर रही होती है किसी प्रोडक्ट के अंदर, तो हर एक टाइम वो कुछ मशीन्स को अपने वेयर हाउसेज में ऐड कर रही है क्योंकि उसको प्रोडक्शन करना है। तो इट माइट थिंक दैट मैक्सिमाइजिंग ऑफ आउट द नंबर ऑफ मशीन्स इज़ ए ग्रेट वे टू रिड्यूस कॉस्ट। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे नंबर ऑफ मशीन्स है वो हमारी किस तरीके से कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। जब हम किसी वेयर हाउस के अंदर अपनी मशीन्स को ऐड कर रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि
जो हमारी कॉस्ट पर यूनिट है वो रिड्यूस हो कंपनी के अंदर, तो कैसे पॉसिबल होगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल से और समझाता हूँ कि आप ये समझिए कि किसी कंपनी के अंदर एक पर्सन एक मशीन को ऑपरेट कर रहा है। तो हमें, अगर हमारी कंपनी के अंदर हम 50 मशीन को वेयर हाउसेस के अंदर ऐड करेंगे, तो ये गुड चांस है कि हम 50 एडिशनल एम्प्लॉयज़ को एक एक मशीन दे दें। मतलब हर एक इंसान, हर एक लेबर एक मशीन पे काम करेगी, ठीक है। तो ये बहुत हार्डर होएगा प्रोडक्शन करने के लिए, मीन बहुत पॉसिबल नहीं होएगा कि हम जो लेवल चाहिए हमें अपने आउटपुट का वो हमें मिल सके। उसको करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि एक आदमी एक मशीन को ऑपरेट कर रहा है। तो जो प्रोडक्शन लेवल है वो धीरे धीरे पर आवर कम होता चला जाएगा, बहुत हार्डर होगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी और धीरे धीरे हमारा आउटपुट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो इससे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगे। Sometimes diseconomies of scale happen within an organization when a company plant cannot produce the same quantity of output as another related plant. समटाइम हम ये देखते हैं कि जो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तब आता है जब कंपनी का जो प्लांट है वो सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस नहीं करता है किसी अनदर रिलेटेड प्लांट के साथ। तो अनदर प्लांट तो अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, लेकिन है ना, कंपनी का जो प्लांट है वो उस क्वांटिटी का नहीं कर रहा जो उसको चाहिए। तो क्या होगा उस कंडीशन में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है ऑर्गेनाइजेशनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऑर्गेनाइजेशनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन हैपन फॉर मैनी रीजन्स, बट ओवरऑल दैट अराइज बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ मैनेजिंग अ लार्ज वर्कफोर्स। सेवरल प्रॉब्लम्स कैन बी आइडेंटिफाइड इन डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो ऑर्गेनाइजेशन डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो तब होता है किसी कंपनी में, उसके बहुत बड़े रीजन हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं, बट ओवरऑल हम ये देखते हैं कि ये तब अराइज होता है जब हमें लार्जर वर्कफोर्स को मैनेज करना है। उसमें बहुत डिफ़िकल्टी आती है जब हम किसी एक लार्ज वर्कफोर्स को मैनेज कर रहे हैं। तो सेवरल प्रॉब्लम्स हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये क्यों डिसइकोनॉमिक स्केल हैपन हो रहे हैं किसी कंपनी में। तो फर्स्ट, कम्युनिकेशन बिकम्स लेस इफेक्टिव। तो वहाँ पे जो हम देखें तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो ये बिजनेस एक्सपेंड्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। तो अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर देते हैं तो जो कम्युनिकेशन है डिफरेंट डिपार्टमेंट में वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे, मीन्स वहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। एम्प्लॉयज़ में नॉट हैव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन और एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगी और उनका मैनेजमेंट से कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगा। तो इन सम इनहेंस रिटर्न कम्युनिकेशन बिकम्स मोर प्रिवलेंट ओवर फेस टू फेस मीटिंग विच कैन बी लीड टू लेस फीडबैक। तो इसके भी यहाँ पे हम ये देखेंगे कि रिटर्न जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट होगा और हमारी जो फेस टू फेस मीटिंग्स है वो पॉसिबल नहीं होंगी। तो उससे हमारा जो कंपनी के साथ है वो लेस फीडबैक मिलेगा। तो अनदर ड्रॉबैक्स टू डिसइकोनॉमिक्स स्किल इज़ मोटिवेशन। तो जो डिसइकोनॉमिक्स का अनदर ड्रॉबैक है वो क्या है, हमारा मोटिवेशन। तो जो लार्जर बिजनेस है वो आइसोलेट करेंगे एम्प्लॉयज़ को और वो उनको कम से कम ये फील करवाएंगे कि उनको कम से कम अप्रिशिएट किया जाए, और इसका ये रिजल्ट होएगा कि जो प्रोडक्टिविटी है उस कंपनी की वो धीरे धीरे डाउन होने लग जाएगी। तो ऑर्गेनाइजेशनल के इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर भी हम इन चीज़ों को देख सकते हैं जहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंटरनल इन्वायरमेंट की वजह से कम हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल से के बारे में। तो एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल रिजल्ट फ्रॉम इकोनॉमिक रिसोर्स और अदर कॉन्स्टेंट इम्पोज्ड ऑन अ फर्म और इंडस्ट्री बाय द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विद इन विच इट ऑपरेट्स। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल का रिजल्ट क्या है कि जो हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं और जितने भी कॉन्ट्रेंट्स हैं हमारे अदर, वो इम्पोज करते हैं किसी फर्म और इंडस्ट्री को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जहाँ पे हमारी कंपनी ऑपरेट हो रही है। तो टिपिकली दीज include capacity constraints on common resources and public goods or increasing input cost due to price inelastic supply of inputs। तो टिपिकली क्या होता है कि हम इंक्लूड करते हैं उन कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स को कॉमन रिसोर्सेज के लिए, और जो पब्लिक गुड्स हैं और हमारे जो इनपुट्स कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो रही हैं क्योंकि जो हमारी इनपुट्स की जो प्राइस है वो इलास्टिक सप्लाई में है। External capacity constraints can arise when a common pool resources or local public
गुड कैन नॉट सस्टेन द डिमांड्स प्लेस्ड ऑन इट बाय इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। जो एक्सटर्नल कैपेसिटी कांस्टेंट है वो अराइज तब होंगे जब हमारा जो एक कॉमन पूल है रिसोर्सेज का और लोकल पब्लिक गुड है वो सस्टेन नहीं हो डिमांड जब हम प्लेस करें, जब हमें अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना हो। कंजक्शन ऑन पब्लिक हाईवेज एंड अदर ट्रांसपोर्ट नीडेड टू शिप अ फर्म आउटपुट इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। जो कंजक्शन है हमारे पब्लिक कंजक्शन है जो पब्लिक हाईवे पे और जो अदर ट्रांसपोर्टेशन पे उनको नीड होती है कि जो फर्म के आउटपुट है वो किसी शिप के थ्रू बेच दें। तो ये एक एग्जांपल है हमारे किसका, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का, कि जो पब्लिक हाईवे है जो ट्रांसपोर्टेशन है जहाँ से हमारा आउटपुट किसी दूसरी जगह जाने वाला है तो वो भी हमारे एक्सटर्नल कैपेसिटी कांस्टेंट का ही पार्ट है। एज आउटपुट इंक्रीजेज द लॉजिस्टिकल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू डिस्टेंट मार्केट कैन इंक्रीज इनफ टू ऑफसेट एनी डिसइकोनॉमीज ऑफ द स्केल। अगर हम अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करेंगे तो जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है हमारी ट्रांसपोर्टिंग गुड्स की वो इंक्रीज़ होने लगेगी मार्केट के अंदर, तो उससे हमारी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होगी, तो उससे जो हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है वो डिस्टर्ब होगा, ऑफसेट होगा। ए सिमिलर एग्जांपल इज द डिप्लीशन ऑफ अ क्रिटिकल नेचुरल रिसोर्स बिलो इट्स एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इटसेल्फ इन अ ट्रेजेडी ऑन द ऑफ द कॉमन सिनेरियो। अगर एक सिमिलर एग्जांपल हम देखेंगे, जो डिप्लीशन है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का, उससे जो हमारी एबिलिटी है किसी चीज़ को रिप्रोड्यूस करने की इटसेल्फ को, तो जो ट्रेजेडी है वो हमारे कॉमन सिनेरियो में देखी जा सकती है कि जो एक इटसेल्फ रिप्रोड्यूस है किसी नेचुरल रिसोर्सेज का, उसमें क्या डिप्लीशन हो रहे हैं। तो जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत स्केयर हैं, अल्टीमेटली रन आउट हो चुके हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो रिसोर्सेज हमारे बहुत स्केयर हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज हमारे बहुत लिमिटेड हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में आप देखते हैं कि जो हमारी लॉजिस्टिकल कॉस्ट है किसी माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, उससे जो हमारी कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो कॉस्ट टू ऑब्टेन इट इंक्रीज ड्रामेटिकली। तो हम ये कहते हैं कि जो कॉस्ट है हमारी वो लॉजिस्टिकल कॉस्ट के कारण या हम अपने आउटपुट को इंक्रीज़ कर देंगे तो भी हो जाएगी। Price inelastic supply of key inputs traded on a market is related cause of diseconomies of scale. In this case, if a firm attempts to increase output, it will need to purchase more inputs, but price inelastic inputs will mean rapidly increasing input cost out of proportion to the increase in the amount of output realized. जो प्राइस इनलास्टिक सप्लाई है वो एक की इनपुट है जब हम मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, जो कि रिलेटेड होते हैं हमारे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के कॉस्ट से। तो कुछ केस में हम ये देखते हैं कि अगर फर्म ये अटैम्प्ट करती है कि हमें अपने आउटपुट को इंक्रीज़ करना है, तो हमें नीड होती है कि हम अपने इनपुट्स को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करें, क्योंकि हम जब इनपुट्स को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करेंगे तभी हम अपने आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जो प्राइस है वो इलास्टिक होती है इनपुट्स की, तो रैपिडली क्या करती है, हमारे इनपुट कॉस्ट को इंक्रीज़ करती है उस प्रपोर्शन में जहाँ पे हमारे आउटपुट है के जो अमाउंट है वो भी इंक्रीज़ होते हैं और वो रियलाइज़ होते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में पढ़ा, जो कि कॉस्ट से रिलेटेड है कि किस तरीके से हम कॉस्ट को देख सकते हैं, कब हमें अपनी कॉस्ट को लो रखना चाहिए और प्रोडक्शन इक्वल लेवल का करना चाहिए, जिससे हमारी कंपनी के अंदर इकोनॉमीज ऑफ स्केल रहे। और अगर हमारे किसी कारण से डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल अराइज होते हैं कंपनी के अंदर, तो हमें उसका एनालिसिस करना चाहिए और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहिए, ना कि अपनी कॉस्ट को इंक्रीज़ करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।